अचल मल्होत्रा सर, अगर मोटे तौर पर पूछे तो भारत के लिहाज से ये कितना है, भारत को क्या हासिल हो रहा है इससे? देखिए, जहां तक इकोनॉमिक जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फॉर्मेट की बात है, मंजू जी ने बहुत ठीक कहा, हमें इस पे सिलेक्टिव अप्रोच लेके चलना है। मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे ऐसे इसमें पिलर्स है, जैसे रेजिलेंट सप्लाई चेन्स की बात है, तो ये हमारे हित में है। हम भी चाहते हैं, हमने महसूस किया पैंडेमिक के दौरान कि हम वर्ल्ड की फार्मेसी हैं, मैन्युफैक्चर्स मेडिसिन करते हैं, लेकिन उसकी जो इनपुट्स हैं, अगर उसकी सप्लाई रुक जाती है जो चाइना से आ रही थी, तो उसका कितना असर हो सकता है हमारे इस क्षेत्र में। और अगर चाइना से कुछ अमेरिकन या जापानीज या दूसरी कंपनीज रेलोकेट होके इंडिया आती हैं, या हम ऐसे ही यहाँ उनके लिए कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जाहिर है हर लिहाज से ये हमारे इंटरेस्ट में आता है। लेकिन साथ ही साथ मैंने जैसे कहा कि हमें ये देखना होगा कि जो बाकी पिलर्स हैं उसमें वो कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन सी यार्ड स्टिक्स हैं जिसे अमेरिकन कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन और वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो हर डेवलपिंग कंट्री को सूट नहीं करते हैं। अगर वो हाई लेबर स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं, क्या हम उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिया में? इसी तरह वो डिजिटल इकोनॉमी को लेके भी हमारे उनके साथ कुछ मतभेद है। तो हमारी अप्रोच सिलेक्टिव होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओवरऑल इस प्रपोजल को एंडोर्स किया। अभी जो जितनी आपने बाइट्स दिखाई उनकी, उससे लगता है कि हम, जाहिर है हमने इसे एक अच्छे प्रपोजल की तरह रखा है, लेकिन जब बात आएगी बैठ के काम करने की तो सिलेक्टिवली हम डिसाइड करेंगे, और हम इसकी क्षमता रखते हैं। अगर हम आरसीईपी जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैक्ट था उसमें से निकल गए थे, क्योंकि कुछ चीजें थी जो हमारे हित में नहीं थी। अभी हाल ही में हमने फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट्स पे पार्शियल बैन लगाया, वो भी हमारे हित में नहीं थी। तो हम यही देखे कि चलेंगे इस पिलर्स में जब तो खुलासा होगा फ्रेमवर्क के बारे में तो आपने डिटेल में बता दिया, लेकिन महेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर हम क्वाड की बैठक की बात कर लें तो क्वाड से हमें क्या इस बार की बैठक से हासिल हो रहा है, भारत के लिहाज से क्या अहम, कितना अहम? क्योंकि 40 घंटे में 23 मीटिंग्स होने वाली हैं, तीनों नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। नहीं, देखिए, जो बायलैटरल्स होने वाले हैं निश्चित रूप से जो है जापान के साथ, जैसा प्रधानमंत्री ने अपने एडिटोरियल में कहा है कि जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कोऑपरेशन बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो है जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाने की बात हो रही है, और खासकर जापान के साथ साथ। देखिए, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड समिट का वो जो देखना होगा वो ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है इस बार जो है उनका रुख क्या होता है। पहले थोड़ी सी आशंका जो है जताई जा रही थी कि जो है हो सकता है उनका रुख जो है क्वाड के प्रति फेवरेबल ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो आ रहे हैं और जो है इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से जो है चारों देशों के लिए जो है ये जो है एक अच्छा संकेत है। लेकिन आपने एक अभी जो फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, जो अभी अचल जी ने बोला, निश्चित रूप से जो है अमेरिका इसको जो है जो बाइडेन ने बोला कि इसको मुद्दा बनाएंगे। हमने जो व्हीट एक्सपोर्ट पे जो है जो पाबंदी लगाई है, इसके साथ साथ जो है कई क्लीन एनर्जी को लेके कई मुद्दों पे जो है मतभेद हो सकते हैं आगे चल के। तो आर्थिक अगर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देखें तो निश्चित रूप से भारत को जो है कई फायदे होने वाले हैं, खासकर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। लेकिन महेंद्र सर, जिस तरह भारत अपना हित देखेगा, सेलेक्टिव अप्रोच उसके हिसाब से इस फ्रेमवर्क में आगे अख्तियार करेगा, जाहिर सी बात है बाकी देश भी तो वही सेलेक्टिव अप्रोच करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सबके लिए सारे पॉइंट्स इतने फिजिबल होंगे, इतने प्रैक्टिकल होंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले पर सब में कहीं ना कहीं मतभेद होगा, तो इसको आगे ले जा पाना कितना फिजिबल होगा? हाँ, लेकिन देखिए, ये चारों देश अगर जो है तैयार हुए हैं इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे, तो निश्चित रूप से जो है उसके कुछ डिटेल्स में बातचीत हुई होगी, और तभी जो है ये चारों देश तैयार हुए, और आगे जो है 13 देशों को इसमें शामिल करना है। और लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि जो क्वाड का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस है कि जो है एक आगे चल के जो चीन की जो एक जिसको डेक डिप्लोमेसी कहते हैं, हो सकता है कि इस पे भी जो है ये क्वाड जो है रोक लगाने में जो है कुछ हद तक जो है ये क्वाड को सफलता हासिल हो, क्योंकि जो है ये अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को जो है जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंड्स की जरूरत है, हो सकता है
कि ये क्वाड के देश वो करें, जिससे जो है चीन की जो विस्तारवादी नीति है खासकर अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में, उस पे जो है रोक लगाई जा सके। इसी वजह से मुझे लगता है कि चीन थोड़ा जो है नर्वस है और बौखलाया हुआ है। मंजू जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मंजू जी कनेक्ट है क्या? मंजू जी अगर आवाज पहुंच रही जी, ठीक है। मंजू जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो बायलैटरल्स हो रही हैं उस पर बहुत ज्यादा नजर है सबकी, उस पर फोकस है। इन बायलैटरल्स में जब जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी तो किन मुद्दों पर ज्यादा बातचीत हो सकती है? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में हम रशिया से सस्ते दर में तेल खरीद रहे हैं, इसका भी मुद्दा उठ सकता है क्या? क्योंकि अमेरिकी दबाव के बावजूद हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल, मुद्दे तो सभी डिस्कस होंगे और हम हमारा जो पक्ष है, हमारा जो रीजन है, उनको हम जरूर बताएंगे, उनके सामने रखेंगे जैसे पहले भी हमने किया था, और उनको समझाएंगे कि हमारी पोजीशन ऐसी क्यों है। और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर हमारी पोजीशन को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो कोशिश करेंगे कि हम रूस से अपना जो डिपेंडेंसी है डिफेंस में और ऑयल में, वो दूसरे देशों की तरफ खासकर अमेरिका की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएं और अपना डिपेंडेंसी कम करें। ये इसके लिए जरूर मुझे लगता है बात होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो डिपेंडेंसी अभी तक रही है रूस पे फॉर डिफेंस स्पेशली, उसके लिए स्पेशली यूएस ने कहा भी है, अमेरिका ने कहा है कि आपको हम देंगे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सेटअप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम आपके साथ कोलैबोरेट। और जापान ने भी कहा है हाल ही में कि हम भी आपको टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में हम आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। इंडिया के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात जरूर डिस्कस होगी डिफेंस के सेक्टर में। ओके, लेकिन अचल सर, बातचीत जब होगी तो जाहिर सी बात है चाहे जापान हो चाहे वो अमेरिका हो, प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन यह बात तो हमें भी मालूम है कि हमारे लिए रशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो हमारी बातचीत है, जो रिश्ते हैं, जो टर्म्स हैं, वो बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। जी अदाल जी, ये तो बहुत क्लियर है। हमने बहुत ही हमारी जो पॉलिसी हमने यूक्रेन रशिया वॉर को लेके की है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। लोग इसे न्यूट्रल कहते हैं, मैं इसे बहुत ही ऑप्टिमिस्ट, बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिसी कहता हूं, जो बहुत ही बैलेंस भी है, जो हमने हर चीज को ध्यान में रख के की है। हम जानते हैं कि रशिया हमारा बहुत ही रिलायबल फ्रेंड रहा है, हमारी डिपेंडेंस की भी बात है, लेकिन उससे ज्यादा है प्रिंसिपल्स की बात। हमने शुरू में रशिया की जो एक फिलॉसफी थी कि किसी भी देश की सिक्योरिटी इंडिविजिबल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट की उन्होंने बात करी थी, जिसका मतलब यह था कि यूक्रेन की सिक्योरिटी उसकी अपनी सिक्योरिटी है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी अगर रशिया की सिक्योरिटी का खतरा बनती है तो यह मंजूर नहीं है। तो मुझे लगता है ये प्रिंसिपल का हमने सपोर्ट किया था। लेकिन जब रशिया ने अटैक कर दिया तब से हमने बार बार सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करी है, लेकिन खुल के कभी हमने उनका बाय नेम जो है उन्हें ना कंडेम किया ना क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, हम युद्ध के खिलाफ है, तो हमारी पोजीशन जो है पूरी तरह से क्लियरली बताई गई है। लेकिन अभी भी वेस्ट में ये बात लेके सोच है। अभी रिसेंटली किसी सीनियर ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें भारत को उन्होंने स्विंग स्टेट बताया था। ये एक टर्म है जो यूजुअली अमेरिका के इलेक्शन में यूज होती है। सर, इन सब में देखिए इतना तो पता है कि कोई भी यूरोपियन देश या फिर अमेरिका चाइना के पास नहीं जाएगा प्रो यूरोपियन अप्रोच अख्तियार करने के लिए, लेकिन सबको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया को मॉल्ड किया जा सकता है, उसे अपने पाले में लाया जा सकता है। ये कोशिश तो हो रही है ना। वो बार बार कह रहे हैं कि इंडिया एक स्विंग स्टेट है, अगर हम उसे थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो वो हमारी तरफ टिल्ट हो सकती है। तो ये वो खुल के बोल रहे हैं। और लेकिन क्या इतना आसान है उनका ये सोचना? कितने हद तक सही है या फिर कितने हद तक प्रैक्टिकल है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जी हम बिल्कुल वो करेंगे जो हमारे हितों में है। और मैं एक चीज और आप बता देता हूं चलते चलते, जिसे हमें हर किसी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो क्वाड हो, चाहे ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का इंटीग्रल हिस्सा है, जो फरवरी में अनाउंस हुई थी, जिसमें क्लियरली कहा गया था इसका ऑब्जेक्टिव है अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस है एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में, उसको रिवाइव, मतलब इनडायरेक्ट वे में इन फोरम्स को अमेरिका लीड करने की कोशिश करता है और अपने हित साधने की कोशिश करता है।
जी, और उसमें हमें देखना है कि किस हद तक हम इनके साथ शामिल हो सकते। ठीक है, लेकिन सर महेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, ये हम तो डिप्लोमेटिक एक्सपेक्ट पर तो बात कर गए, लेकिन अब इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट की अगर बात करें तो उसके लिहाज से ये दौरा कितना अहम है, क्योंकि आज पूरे दिन जो है मुलाकात जापान के तमाम उद्योगपतियों से, तमाम बिजनेसमैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। चर्चा कर रहे थे कि निश्चित रूप से जो इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। निश्चित रूप से जो क्वाड है, चाहे जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जैसा अचल जी ने कहा, इट इज पार्ट ऑफ द यूएस स्ट्रेटेजी टू मेंटेन दिस डोमिनेंस इन द रीजन, जो और एंड टू काउंटर चाइना, कि किस तरीके से चीन को जो है रोका जा सके, जो है इस पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ भारत का भी भारत जो है सिर्फ अमेरिका के द्वारा बनाई गई रणनीति का हिस्सा बस नहीं है, भारत ने भी सोच समझ के जो है इस पूरी स्ट्रेटेजी में, इस पूरे जो है जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो है भागीदारी की है। और भारत को देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने एडिटोरियल में साफ साफ लिखा कि अब तक जो है जो भारत और जापान की जो डिफेंस जो संबंध थे वो केवल जो है कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को लेके थे, लेकिन अब ये संबंध आगे बढ़ के जो है हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है भारत जो है जो डिफेंस अगर हम की क्षेत्र की बात करें तो रूस पे हमारा जो है ओवर डिपेंडेंस था। अब हम कहीं न कहीं डाइवर्सिफाई करने की करीब 70% जो मिलिट्री और मिलिट्री हार्डवेयर जो था वो रशिया पे डिपेंडेंस था, तो उसको भी हम फ्रांस, जापान और नहीं, लेकिन डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंसी पर भी तो हम ध्यान दे रहे हैं। जी 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 जी, निश्चित रूप से हम रूस से इतना ज्यादा हम डिपेंडेंट इसी वजह से क्योंकि रूस जो है हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता था और हमारी शर्तों पे वो सौदे होते थे, इसीलिए। और यही कोशिश है कि जापान और जो बाकी देश हैं उनके साथ जो है हम अपने जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो है किस तरीके से हम सेल्फ सस्टेन हो, वो जो हमारे यहाँ हम सिर्फ जो है इक्विपमेंट या जो है हम जो है वो सिर्फ खरीदे नहीं बल्कि खरीदने के साथ साथ जो है हम खुद मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो है आगे रहे। नहीं, तो लेकिन सिर्फ डिफेंस ही है, सिर्फ डिफेंस ही का है या फिर और भी बिजनेस हम ला सकते हैं, और भी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, क्योंकि आज की जो मीटिंग से वो यही कहा जा रहा है कि इस लिहाज से बहुत अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हाँ देखिए, जो है डिजिटल ट्रेड की जो बात चल रही है, निश्चित रूप से जो है किस तरीके से जो डिजिटल इकोनॉमी है उसमें जो है जो जापान और जो है इंडिया जो है हेल्प कर सकते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात जो हो रही है कि किस तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं उसमें जो है क्वाड के देश एक दूसरे का कैसे सहयोग ठीक है महेंद्र सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। और संजीव, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले क्वाड की जो अभी बैठक हुई इसमें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा एक बार सुनवाते हैं दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे खुशी हो रही है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस क्षेत्र को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है
यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना और काफी अहम बातें उन्होंने कही और ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलीनेस का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन संजीव, मैं आपके पास आ रहा था। असल में हम तमाम बातें कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट की भी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की भी बात कर रहे हैं। अगर पूरा शेड्यूल एक बार आप बता सके, क्योंकि 23 अहम बैठकें हैं, उसमें बायलैटरल मीटिंग्स भी हैं, वो क्या है उनका पूरा शेड्यूल, अगर वो आ जाएगा तो शायद लोगों को भी समझ में आएगा कि कितनी अहम बैठकें हैं ये। देखिए, ये जो कार्यक्रम था ये पहला कार्यक्रम था और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करने में चारों नेता एक साथ आए और 13 देशों का ये फ्रेमवर्क होने जा रहा है। इसके बाद एक बहुत ही अहम कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का और वो कार्यक्रम है वहां के बिजनेस लीडर्स, जापान के बिजनेस लीडर से मुलाकात करने का। और कहा यह जा रहा है कि करीब 30-35 बिजनेस लीडर्स होंगे जापान के जो मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से। और उसके बाद कहा जा सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज में जो होने जा रहा है वो है भारतीय समुदाय से मुलाकात। एक सॉफ्ट पावर के तौर पर भारत हर जगह पूरे विश्व में अपने जो भारतीय समुदाय है उसकी जरिए अपना पहचान बनाने में सफल हुआ है और जापान में करीब 40,000 भारतीय रहते हैं। तो आज भारतीय समय के अनुसार करीब 4 बजे भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री की मुलाकात है और इसके बाद आज का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। कल प्रधानमंत्री क्वाड की बैठक में शिरकत करेंगे और क्वाड की बैठक की साइडलाइंस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी प्रधानमंत्रियों से प्रधानमंत्री द्विपक्षीय। ठीक है संजीव, मैं रोक रहा हूं क्योंकि ब्रेक का समय हो गया, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। अचल मल्होत्रा सर, मंजू सेठ जी और साथ ही साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम डिटेल्स हमसे साझा करने के लिए, तमाम बातों के लिए। तो कुल मिलाकर के क्वाड की बैठक, चाहे वो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट की बात हो या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट की, बहुत अहम है और खास तौर पर चीन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए कोई भी फोरम हो भारत के लिए वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।